अस्सलाम वालेकुम। एसआईआर का फॉर्म कहाँ से मिलेगा? 2002 की लिस्ट कैसे निकालें? अगर 2002 की लिस्ट में हमारे पेरेंट्स का नाम नहीं है या उनके भी पेरेंट्स का नाम नहीं है तो हम क्या करें? क्या 2002 की लिस्ट दिखाना ज़रूरी है? किसी और प्रूफ से नहीं चलेगा? ये सारे डाउट्स आपके ज़हन में आ रहे होंगे और लोग परेशान हैं कि इस एसआईआर के फॉर्म को कैसे भरें। आज इस वीडियो के अंदर ये सारे डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा और यही नहीं, मैं इतना डिटेल करूंगा इस वीडियो को कि आपके एक एक डाउट जो है ना क्लियर हो जाए, आपको किसी दूसरी जगह जाके पूछने की या और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहला सवाल तो ये कि एसआईआर का फॉर्म कहाँ से मिलेगा। बहुत सारे बीएलओ जो हैं जगह जगह घूम रहे हैं, उनको एड्रेस नहीं मिल रहा है। इससे एक बात ये पता चलती है कि जिनका एसआईआर का फॉर्म है वो भी कॉल नहीं कर रहे हैं, जो वोटर लिस्ट में है वो भी बीएलओ को कॉल नहीं कर रहे हैं। अगर कॉल करें तो बीएलओ आराम से आपका फॉर्म दे दें, लेकिन उनको ढूंढना पड़ रहा है एड्रेस। यानी लोग भी जागरूक नहीं है इसमें, या कुछ लोग परेशान हैं, उनको पता कैसे चले कि हमारा बीएलओ है कौन। चलिए इसका भी मैं आपको आंसर देता हूँ और बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा वीडियो को। देखिए, सबसे पहला सवाल, एसआईआर का फॉर्म कहाँ से मिलेगा। आपके पास आपका वोटर आईडी कार्ड है, आप उसे निकालें, उसमें ईपिक नंबर लिखा हुआ होता है, ठीक है। आप क्रोम पे जाएं, ईसीआई लिखें और जो लिंक आएगा उस पर क्लिक करें। आपके सामने ना इंटरफेस आएगा जिसमें लिखा हुआ होगा वोटर सर्च। वोटर सर्च पे क्लिक करें, अपना ईपिक नंबर डालें, अपना स्टेट डालें और नीचे कैप्चा डालें। फिर उसके बाद जो है सर्च का बटन दबा दें। उसके बाद जो लिस्ट निकल के आएगी, बिल्कुल राइट साइड में व्यू डिटेल, ब्लू कलर के अंदर व्यू डिटेल लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक करें। पूरी डिटेल आ जाएगी आपके वोटर की, आपका नाम, आपके गार्जियन या फादर का नाम, ठीक है, आपका सीरियल नंबर, और राइट साइड में बिल्कुल नीचे ईआरओ का नंबर होगा और बीएलओ का नंबर होगा। तो आप बीएलओ को कॉल करें और उससे कहें, सर हमारा जो है एसआईआर का जो फॉर्म आपके पास है प्लीज़ आप हमें दे दें ताकि हम आपको भर के जमा करा दें। ये सबसे पहला डाउट है आपका, क्लियर हो गया इसमें। दूसरा डाउट ये है कि फॉर्म को भरना कैसे है। अब ये फॉर्म है, फॉर्म को भरा कैसे जाए। मैं आपको बताता हूँ कि जब आपके पास आपका फॉर्म आ जाए आपके नाम से, तो इसमें ऊपर दो कॉलम है, उससे ऊपर तो आपकी डिटेल लिखी हुई होगी, इलेक्टर्स नेम, ठीक है। उसके बाद सीरियल नंबर दूसरे कॉलम में, फिर क्यूआर कोड, आपकी फोटो, और उसके बराबर में एक जगह होगी जहां आपको करंट फोटो लगानी है, ठीक है। तो उसके बाद जो नीचे कॉलम है, एक लेफ्ट में एक राइट में, लेफ्ट वाला जो कॉलम है बिल्कुल वाजे तौर पे लिखा हुआ है इसमें, डिटेल्स ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्ट्रल रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर। जिसका लास्ट एसआईआर के अंदर नाम है, यानी 2002 की लिस्ट में अगर बिहार में नाम था उनका, तो 2003 की लिस्ट में किसी भी स्टेट के अंदर उनका 2002 में नाम था या 2003 में नाम था, उस लिस्ट को निकाल लें आप। उसका पीडीएफ डाउनलोड करें, उसकी फोटो कॉपी निकाल लें आप और अपने सामने रखें, ठीक है। एज इट इज वो सारी डिटेल, यानी अगर उस लिस्ट में अगर आपका नाम गलत है या आप अपने फादर के थ्रू मैपिंग करा रहे हैं, उनका नाम गलत है तो गलत ही नाम लिखना है इसके ऊपर। लेफ्ट वाला जो कॉलम है इसमें सेल्फ मैपिंग होगी। अगर आपका नाम है, आप यहां पर लेफ्ट साइड में लिखेंगे अपना नाम और नीचे अपनी डिटेल डालेंगे। ये बात क्लियर है। लेफ्ट वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम, ये आपको तब भरना है जब आपका नाम 2002 की लिस्ट में है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है तो आप सर्च करेंगे कि आपके पेरेंट्स में से किसी का नाम है, ठीक है। अगर पेरेंट्स में से वालिद साहब का भी नाम निकला, आपकी अम्मी का भी नाम निकला, तो आप वालिद साहब से मैपिंग कराना चाहते हैं तो वालिद साहब का ऊपर राइट साइड में उनकी डिटेल पूरी डालेंगे। डिटेल डालनी क्या है, बहुत से लोग इसमें भी कंफ्यूज हैं। नाम जो वालिद साहब का उस 2002 की लिस्ट में नाम है वही नाम डालना है, कोई दूसरा नाम नहीं डालना, ये याद रखना, वही नाम। आज प्रेजेंट आईडी के अंदर उनका नाम अलग है और प्रीवियस यानी लास्ट एसआईआर के अंदर नाम अलग था, तो वही लास्ट एसआईआर के अंदर जो नाम है वही नाम डालना है ऊपर वाले कॉलम में, ठीक है। एज इट इज वैसे ही नाम डालना है। अगर मान लो मैंने एक लिस्ट में देखा था MODH, मोहम्मद का शॉर्ट फॉर्म या तो MOHD होता है या MD होता है, लेकिन एक भाई का जो है ना MODH लिखा हुआ था। MODH मोहम्मद का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन अगर लास्ट एसआईआर में ये लिखा हुआ है तो यही डालना है आपको। आप उसको करेक्ट मत करें, नाम को करेक्ट मत करें, आप उसमें करेक्शन नहीं करें, जैसा एज इट इज वैसे ही डाल देना है, ठीक है। नंबर एक। नंबर दो, इपिक नंबर। इपिक नंबर जो है ना 6 डिजिट का लोग डालना है कुछ लोग। देखिए लिस्ट में सबसे ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे मेरा ये जो एसआईआर का फॉर्म है इसमें ऊपर बिल्कुल टॉप में राइट साइड में एक कॉमन नंबर होता है जो हर इपिक नंबर से पहले लगाया जाता है, तभी जाके आपका पूरा इपिक नंबर बनता है। तो वो देख लेना, आपको चेक कर लेना वो कॉमन नंबर ऊपर है कि नहीं है। जैसे आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली का स्टार्ट होता है डीएल से, डीएल स्लैश, फिर उसके बाद एक नंबर होगा, फिर स्लैश, फिर एक नंबर, फिर उसके बाद नीचे जो लिस्ट के सामने नंबर है वो नंबर, ये पूरा आपका इपिक नंबर हुआ। अब मान लो कि आपका इपिक नंबर है ही नहीं तो टेंशन मत लो, यहाँ लिखा हुआ है इफ इपिक नंबर इफ अवेलेबल। अगर अवेलेबल है तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखो, छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव्स नेम, उस लिस्ट में, यानी अगर आप अपने फादर के नाम से मैपिंग कर रहे हैं तो फादर के नाम के आगे उनके रिलेटिव का क्या नाम था, यानी उनके भी फादर का, यानी आपके दादा का नाम लिखा हुआ होगा तो आप अपने दादा का नाम लिख देंगे। यानी आपके फादर के फादर हुए, फादर के फादर हुए ना, तो उनका नाम लिख देंगे। और नीचे रिलेशनशिप में आपके फादर के वो फादर लगे तो उनका क्या रिलेशन था वो लिखना है। आपका क्या रिलेशन है वो नहीं लिखना है, उनका उनसे क्या रिलेशन था वो लिखना है कि आपके दादा आपके फादर के क्या लगते थे वो रिलेशन लिखना है। तो फादर थे, फादर लिख देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिख देना आप। डिस्ट्रिक्ट में ध्यान रखना कि 2002 की लिस्ट में उस समय जो डिस्ट्रिक्ट था वही डिस्ट्रिक्ट लिखना है। आज जैसे मिसाल के तौर पे दिल्ली में एक जगह रामनगर, 2002 में रामनगर जो है विधानसभा थी, उस विधानसभा का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल था,
तो सेंट्रल ही लिखना है उस समय। आज अगर चेंज हो गया तो आज का नहीं लिखना इसमें ऊपर वाले कॉलम में, ये याद रखना, चाहे वो लेफ्ट वाला कॉलम हो या राइट वाला कॉलम हो। उसके बाद स्टेट, जो स्टेट है वो लिख दिया। और अकाउंट, अकाउंट नहीं है ये, एसी, एसी नेम का मतलब अकाउंट नहीं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसका नाम लिखना है। आप, आपके पास जो लिस्ट होगी 2002 की, उसमें टॉप में ऊपर ही उसका नाम लिखा हुआ होगा, वो लिख देना है। फिर उसके बाद नीचे एसी नंबर वो लिख देना है आपको, पार्ट नंबर लिख देना है, पार्ट नंबर राइट साइड में टॉप पे होगा। सीरियल नंबर, आपके फादर का नाम जो है उसके सामने बिल्कुल सीरियल नंबर, वो कौन सा सीरियल नंबर है वो डाल देना उसी समय का, ठीक है। अब उसके बाद नीचे वाला कॉलम आता है, इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज है। नीचे वाले कॉलम में सबसे पहले आपसे पूछा गया डीओबी, आपको अपनी डीओबी डालनी है। अब डीओबी कहां से देके डालेंगे, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है उसका एकदम सेम एज इट इज उतार दे, सही वाला डाल दे आप डीओबी जो है, ठीक है। उसके बाद जो है आप आधार नंबर ऑप्शनल है, मर्जी है तो डाले, नहीं तो कोई बात नहीं। अब उसके बाद है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर डाल दें आप। फिर इसके बाद आता है फादर और गार्जियन नेम। फादर और गार्जियन नेम है यानी आपकी आज की जो आईडी है, प्रेजेंट वोटर आईडी कार्ड है, उसमें आपके फादर का नाम होगा, वो गार्जियन भी हैं आपके और फादर ही हैं, ठीक है। तो उनका नाम डाल देना है आपको। आपकी आईडी में जो स्पेलिंग होगी वो स्पेलिंग, अगर मिसाल के तौर पे मान लो मेरे अपने अब्बू की आईडी पे स्पेलिंग अलग है और मेरी आईडी पे अब्बू का नाम स्पेलिंग अलग है, तो मैं कौन सी आईडी को देखकर डालूंगा, मैं अपनी आईडी को देखकर डालूंगा, क्योंकि एसआईआर फॉर्म मैं भर रहा हूँ, ये मेरा फॉर्म है। तो मेरी आईडी में क्या लिखा है, मेरे फादर का नाम, वो स्पेलिंग डालनी है मुझे, ठीक है। उसके बाद इपिक नंबर डाल देना है तो ठीक है, नहीं तो इफ अवेलेबल लिखा है इसके आगे, अगर है तो डाल दीजिए, कोई बात नहीं। फिर मदर्स का नाम, अब मदर्स का नाम आईडी में लिखा हुआ नहीं होता, तो जैसे आपकी 10th का मतलब जो भी मार्कशीट हो या फिर बर्थ सर्टिफिकेट हो या और भी कोई आईडी हो दूसरी अदर, उसमें अगर मदर का जो नाम है, जो नाम आप दे तो कहीं भी अपनी माँ का, अगर पासपोर्ट बना हुआ उसमें भी नाम लिखा होता है, सेम वही स्पेलिंग डाल देना आप। इपिक नंबर डाल देना उनका, अगर वोटर आईडी कार्ड बना है, बना ही होगा तो इपिक नंबर, यानी ये इपिक नंबर प्रेजेंट वाला डालना है, ये लास्ट एसआईआर वाला नहीं डालना है, ये प्रेजेंट वाला डालना है, ठीक है। उसके बाद शादी हो गई तो स्पाउस की डिटेल डाल दो आप, आपके हस्बैंड की डिटेल या फिर आप अपनी वाइफ की डिटेल डालो, ठीक है। इतना ही है, मैं रिकैप करा दे रहा हूँ। ये ऊपर वाला लेफ्ट साइड वाला फॉर्म, ये कॉलम जो है, ये वो भरेगा जिसका लास्ट एसआईआर में नाम है, याद रखना, ये लेफ्ट वाला भरना है आपको। राइट वाला वो भरेगा जिसका लास्ट एसआईआर में नाम तो नहीं है लेकिन उसके फादर का नाम है, या उसकी मदर का नाम है, या उसके दादा का नाम है, या दादी का नाम है, या नाना का नाम है, या नानी का नाम है, बस। अगर इनमें से किसी का नाम लास्ट एसआईआर के अंदर है तो उनकी डिटेल यहाँ डालनी है एज इट इज, जैसा कि लास्ट एसआईआर में लिखा हुआ है वही डिटेल डालनी है, ठीक है। आज की डिटेल नहीं डालनी इसमें, ये ध्यान रखना, ये गांठ बांध लो आप कि लास्ट एसआईआर के अंदर उस लिस्ट में जो है वही एज इट इज डालना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे वाला जो कॉलम है, ये आज का, आज के आईडी में जो लिखा हुआ है, जो प्रेजेंट है, उस आईडी को देखकर डालना है आपको। इसका प्रीवियस वाले से ताल्लुक नहीं है, प्रीवियस की कोई डिटेल इसमें नहीं आएगी, ठीक है। लास्ट एसआईआर वाली कोई डिटेल इसमें नहीं आएगी, ठीक है। चाहे अपनी सेल्फ मैपिंग कर रहे हो, आपका यहाँ आपने डिटेल डाला, ठीक है, और आप फिर अपना अपनी डिटेल नीचे भी डाल रहे हो, ठीक है। यहाँ कुछ और है, यहाँ आपने सेम ऐसा ही उतार दिया इधर नीचे। बहुत से लोगों ने क्या करा कि लास्ट एसआईआर में जो नाम था उनका, ठीक है, जैसे कि मैं अपने फादर से अपनी मैपिंग करा रहा हूँ, ठीक है, मैंने ऊपर फादर की डिटेल डाल दी राइट साइड वाले में, फिर नीचे जो है ना मैं अपनी डिटेल डाल रहा हूँ, तो अपनी डिटेल में जब फादर का नाम मैं डाल रहा हूँ तो सेम स्पेलिंग मैंने जो प्रीवियस में लिखा हुआ था वही स्पेलिंग नीचे डाल दी मैंने, ये नहीं करना है। नीचे करंट आईडी जो आज मौजूद है उसको देके डालना है, और ऊपर जो लास्ट एसआईआर 2002 या 2003 में लिखा हुआ वो डालना है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इसके बाद जो अपनी फोटो लगा देना, अच्छी होगी अगर व्हाइट बैकग्राउंड वाली फोटो हो तो वो लगा देना, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अपने साइन कर देना जैसे साइन हुआ हुआ इसमें, और फिर नीचे आपको बीएलओ, यानी दो आपके पास ऐसा फॉर्म आया होगा तो एक पे बीएलओ साइन करके रिसीविंग के तौर पे आपको दे देगा वापस, ठीक है। चलते हैं दूसरे डाउट की तरफ। दूसरा डाउट ये है कि 2002 की लिस्ट में मेरे अब्बू का, अम्मी का या उनके भी पेरेंट्स का नाम नहीं है तो मैं क्या करूँ, ठीक है। एसआईआर का जो फॉर्म आपके पास आया हुआ है उसके बैक साइड को आप पढ़िए पहले ध्यान से कि उसमें क्या लिखा हुआ है। बहुत सारी डिटेल ऐसी लिखी हुई है जिसको पढ़ने के बाद आपको संतुष्टि मिलेगी, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, नहीं तो लोग पैनिक है कि भाई मेरे अब्बा का नाम नहीं है, मेरी अम्मी का नाम नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे साबित करूँ, मुझे भेज दिया जाएगा कहीं बांग्लादेश, कहीं दूसरी जगह, या मेरे साथ क्या होगा अगर मेरा नाम नहीं आया तो। भाई इतना पैनिक मत होइए, ठीक है। आपके अब्बू अम्मी का नाम नहीं है या उनके अभी वालिदैन का नाम नहीं है तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ डिटेल, कुछ कैटेगरी गवर्नमेंट ने बनाई है जो उसके इस फॉर्म के पीछे लिखी हुई है, तो इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए आप। देखिए 1 जुलाई 1987 से पहले अगर आप पैदा हुए हैं, क्या 1 जुलाई 1987 से पहले अगर आप पैदा हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपसे एक डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा आपका अपना, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है वो दिखा दीजिए, ठीक है। या फिर जहां पैदा हुए थे, जो बर्थ प्लेस है वहां का कोई डॉक्यूमेंट है तो वो दिखा दीजिए। दूसरा, 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच में अगर आप पैदा हुए हैं तो आपको दो डॉक्यूमेंट देने होंगे, एक अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दें आप, दूसरा अपने फादर का कोई डॉक्यूमेंट। तीसरा, अगर आपकी पैदाइश 2 दिसंबर 2004 के बाद हुई है तो आप 3 डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, एक अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दें आप, दूसरा अपने वालिद का कोई डॉक्यूमेंट, तीसरा अपनी अम्मी का कोई डॉक्यूमेंट। अगर 2002 की लिस्ट में नाम नहीं भी है
तो आप ये डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। और दूसरी बात नोट कर लें आप, अगर आप एसआईआर का फॉर्म भर के जमा भी करा देते हैं, आपने ऊपर की डिटेल भी लिख दी अपने वालिद साहब से मैपिंग करा के, ठीक है, या आपकी खुद सेल्फ मैपिंग थी वो कर दिया आपने, नीचे भी आपने भर दिया, तो इस फॉर्म के पीछे वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि फॉर्म जो भी आप डिटेल भरेंगे, अगर वो गवर्नमेंट के पास जो डाटा है उससे मैच नहीं होता है, कोई डाउट आता है, तो ईआरओ आपको नोटिस भेज सकता है कि आप फला डॉक्यूमेंट दिखाएं, फला डॉक्यूमेंट। ऐसा नहीं है कि अपने एसआईआर का फॉर्म भर दिया ऑटोमेटिकली आपका सारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर उनको कहीं डाउट लगेगा सही फॉर्म भरने के बाद भी कि आपने ना डिटेल मिसमैच करी, जैसे बहुत से लोग गलती कर रहे हैं, ठीक है, या जिनके डॉक्यूमेंट में गलती है, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा, आपका वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा, ऐसा नहीं है, इतना पैनिक नहीं होना है आपको, ठीक है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा पैनिक भी कर रहे हैं, तो आपको ईआरओ नोटिस भेजेगा, तो उस नोटिस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ लिखी हुई होगी उसके अंदर आप उसको प्रोवाइड करा दें। बस ठीक इतना ही खेल है इस एसआईआर का। बहुत लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि भाई कैसे क्या करना है, कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा। बस नीचे वाली एज़ इट इज़ ऊपर वाली डिटेल डाल दी, नीचे वाली डिटेल अभी करंट की जो आईडी है वो देख के डालिए। अगर आपका एसआईआर का फॉर्म है, जैसे मेरा है मोहम्मद असलम के नाम से आया है, ठीक है, तो नीचे जो मैं डिटेल डालूंगा मोहम्मद असलम यानी मेरी आईडी में मेरे अब्बू का जो नाम है वो डालूंगा। मैं अपने अब्बू की आईडी को देख के नहीं डालूंगा कि मेरे अब्बू की आईडी में क्या नाम लिखा हुआ है। हो सकता है उनकी आईडी में हो सकता है गलत हो और मेरी आईडी में अलग हो, या मेरी आईडी में गलत हो उनकी आईडी में सही हो। बहुत सारे केसेस ऐसे भी आ रहे हैं, ठीक है। लोग वह करेक्शन नहीं कराते, कुछ गलतियां होती है वो करेक्शन नहीं कराते हैं, वो ऐसे कैसे पड़ा रहता है। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, जो लिखा है वो लिख दे बस, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, कमेंट में जरूर बताएं, पूछे मुझसे, हो सकता है कोई चीज़ मैंने छोड़ दी हो, नहीं बताई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है।